नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर दिखाई जा रही सख्ती का असर सामने आने लगा है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने साल 2021 के क्राइम के जो आंकड़े जारी किए हैं वो योगी सरकार के लिए काफी राहत भरे हैं। हालांकि विपक्ष अब भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद और दावों के बावजूद क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। दिल्ली देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ 40% से बढ़कर अपराध 13,892 हो गए। दिल्ली में हर दिन औसतन 2 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। दहेज के लिए हत्या के 136 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली के बाद मुंबई और बेंगलुरु का नंबर आता है। सवाल यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली में क्यों बढ़ रहे हैं अपराध, और अगर यूपी में अपराध कम हुए हैं तो क्या योगी की कानून व्यवस्था नीति इस सफलता के लिए जिम्मेदार है? यही एनकाउंटर बुलडोजर वाली कानून व्यवस्था नीति है जिसकी निंदा विपक्ष जोर शोर से अब तक करता आया है। खबर समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्षी दल इसे लेकर हमेशा ही सरकार को घेरते रहे। हालांकि मौजूदा योगी सरकार का दावा है कि उनके राज में न सिर्फ गुंडे माफियाओं पर नकेल कसी गई बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुधरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में भी योगी सरकार के दावों पर मुहर लगाई। एनसीआरबी ने साल 2021 के क्राइम के आंकड़े जारी किए हैं। उसके अनुसार पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए, लेकिन इसमें से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 मामला दर्ज हुआ, जबकि बिहार में 51, महाराष्ट्र में 100, झारखंड में 77, हरियाणा में 40 मामले दर्ज किए गए। इस मामले में राजस्थान 5वें नंबर पर। आंकड़ों के अनुसार साल 2019 और 2020 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का 1 भी मामला दर्ज नहीं हुआ। इसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि पूरे देश में 15% इंक्रीज हुए महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय बढ़ा है। 15% बढ़े हैं। अगर 15% बढ़े हैं और यूपी का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अपराध होने वाली घटनाएं भी बढ़ी हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में ये खुलासा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराध में उत्तर प्रदेश में पहले से काफी कमी आई है। देश की तुलना में साइबर क्राइम में भी प्रदेश में कमी देखने को मिल रही है। एनसीआरबी के जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2021 में यह घटकर 16,838 हो गए। इस तरह साल 2019 में राज्य में महिलाओं के खिलाफ 59,853 मामले दर्ज हुए हैं, जो साल 2021 तक घटकर 56,083 हो गए। इस तरह जहां बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई, तो वहीं महिला अपराधों में 6.2% की गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, 2019 में साइबर क्राइम के 11,416 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2021 में 8,829 हो गए। एनसीआरबी आंकड़ों से ये साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल कारगर दिख रहा है। हालांकि विपक्ष अब भी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज कठोर प्रशासक छवि के कारण उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों को आधार बनाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बनता दिख रहा है। साल 2021 में केवल 1 सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई, जबकि साल 2019 और 2020 में इस तरह की 1 भी घटना देखने को नहीं मिली। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों इस बात की गवाही दे रहे हैं कि योगी सरकार में क्राइम पर कंट्रोल होता दिखाई दे रहा है। सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। हालांकि प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष भी अपनी बात पड़ा हुआ है और बीजेपी सरकार पर पूरी तरह फेल होने का आरोप लगा रहा है। विपक्षी दल कह रहे हैं एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो अलग हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव निशाना साध रहे थे। लेकिन जो आंकड़े एनसीआरबी के आए हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है दिल्ली में। एक वक्त था दिल्ली को क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा था जब एनसीआर की बात आती थी, और अब एक बार फिर से दिल्ली उस तरफ बढ़ चली है क्या? क्यों, किस वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं? जिम्मेदारी कौन इसकी लेगा? इसको समझने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, नितेश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और वेद भूषण जो कि पूर्व आईपीएस है, जिनसे हम इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमी कहां रह जाती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और नितेश चौरसिया जी,
दिल्ली फिर से क्या उस ओर बढ़ चली है जिससे लेकर हर कोई सहमा हुआ था कि क्राइम कैपिटल के तौर पर कभी जानी जाती थी, अब शायद सुधार हो, लेकिन वैसा सुधार नहीं हो रहा है जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही एक बहुत चिंता का विषय है। जिस प्रकार से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार दिल्ली पुलिस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है, इस बात को तो हमने हर बार उठाया है। हर गली नुक्कड़ पे हम चाहते हैं कि इस तरीके की सुविधा हो जहाँ महिलाएं सेफ हो सके। क्राइम जो है, हमने कैमरे लगवाए कि क्राइम कम हो, और नो डाउट दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें ये बात क्लियर हुआ कि हाँ, कैमरे लगाने से जांच को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में और अपराधी तक पहुंचने में मदद मिली है। तो ऐसे तमाम कार्रवाई हम तो लगातार चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ मिलके और कैसे के दिल्ली के तो केजरीवाल साहब तो कहते थे कि हम अपराध कम कर देंगे, हम कैमरे हर तरफ लगा देंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा रख देंगे और इस तरह की स्थिति आगे नहीं बनेगी। तो वो दावे खोखले थे क्या? देखिए, हमारे पास जितने अधिकार है, जैसे मार्शल, हमें हर बसों में मार्शल को डिप्यूट करना, जिसके वजह से बसों में किसी प्रकार की छेड़खानी हो उसको रोका जा सके। ऐसे तमाम उदाहरण, सीसीटीवी कैमरे हो गए, जैसे डार्क लाइट, कहीं भी अगर अंधेरा ना हो, किसी गली में अंधेरा ना हो, जिससे कि छेड़छाड़ वाली बातें ना हो, ऐसे तमाम चीजें हो। अभी यूपी के जो आंकड़े आए कह रहे हैं कि भाई एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस सरकार में दंगाई बैठे हो, वहाँ दंगा कैसे हो सकता है? वो तो अलग चली जाएगी। सरकार में पूरी कैबिनेट दंगाई हो, पूरे विधायक दंगाई हो, उसके नेता दंगाई हो, उनके नेता बच्चे चोरी से लेके ड्रग स्मगलिंग, कौन सा ऐसा काम बच रहा हो वो न कर रहा हो, और जिसपे सरकार का हाथ हो उस पर क्या कोई केस दर्ज होगा? एनसीआरबी करेगी कैसे? ऐसे में तो उसको 0 ही देगी। नितेश जी, तो ये क्या कहा जाए कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, उसका दोष कौन लेगा? आप देखिए ना, जिस तरीके से नशा पे आम आदमी पार्टी पंजाब में नकेल कसती जा रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी पे सुरक्षा वापस लेने के आरोप लगे कि नहीं लगे? गुजरात से कि आम आदमी पार्टी ने सुरक्षा वापस ले ली, उसके बाद उसकी हत्या हुई। गुजरात के एक बड़ी सेलिब्रिटी की हत्या हो जाती है, उसका लेंगे उसकी जिम्मेदारी? सप्लाई उत्तर प्रदेश से उसके नक्सल निकले जा रहे हैं। इन सभी नक्सल्स को हम काटने का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, आपको पंजाब ड्रग्स फ्री, हथियार फ्री, दिल्ली ने तो कितना लंबा समय दे दिया आपको। भुवन बहुत सारी चीजों से आपको निजात मिलेगी। ठीक है, भुवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या माना जाए बुलडोजर नीति और ठोको नीति कामयाब हो गई जिस तरह से आंकड़े कम हुए हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं आपके गंभीर चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की कितनी ही बाजीगरी कर रहे, लेकिन निश्चित तौर पे हम जानते हैं एनसीआरबी के आंकड़े हैं भुवन जी, एनसीआरबी के आंकड़े। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। लेकिन धरातल पर जो हमें दिखाई देता है, हम ये जानते हैं कि 15% महिलाओं की जो लगातार अत्याचार दुराचार के मामले हैं उसमें अपराध में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जो कस्टोडियल डेथ में उस वक्त उत्तर प्रदेश में आज इतिहास रचने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार। और आप एक देखिए, लगातार जो परीक्षा माफिया हावी होती है, क्या युवाओं के भविष्य से वो अपराध नहीं है? मैं तो उसको भी अपराध की श्रेणी में देखता हूँ। जो लगातार परीक्षाएं लीक इनके द्वारा हो जाती है योगी सरकार के द्वारा, वो भी एक अपराध है अगर युवाओं के भविष्य से हम खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये आंकड़ों की जांच गोली को सब लोग समझते हैं, और निश्चित तौर पे एनसीआरबी पे भरोसा नहीं है क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कस्टोडियल डेथ का मामला हो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चैनल में मैं इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के कैंडिडेट थे डॉक्टर पटेल, वो मेरे साथ एक डिबेट में बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं चुनाव इसलिए हार गया क्योंकि एक माफिया ने मुझे चुनाव हरा दिया। और वो डॉक्टर पटेल हमारे कैंडिडेट नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के बनारस के एमएलसी के कैंडिडेट जो अभी गए चुनाव, उनके कैंडिडेट थे। तो एक माफिया हावी है, हम कैसे मान लें कि अपराध में कम हो गया? हाँ, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर धर्म जाति और को देखकर चलता है, और निश्चित तौर पे अपने लोगों को, अपने विरोधी लोगों को ठिकाने लगाने का काम करता है। ठीक है, अश्विनी साई जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? लौट फिर के सारा जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी, एक तो आंकड़ों की बाजीगरी आप लोग बहुत करते हैं, ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ अगर दिल्ली पुलिस आपके पास है तो फिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? सिर्फ आम आदमी पार्टी शर्मसार होगी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने घर में नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी हमेशा इसी से बचती रही है। पंजाब में जब से उसकी सरकार आई है, केजरीवाल जी तो हमेशा कहते रहे कि पुलिस हमारे पास नहीं है, तो बाद में 2 नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब से पुलिस भेजा उन्होंने। पंजाब में
आंकड़े कितने बढ़े हैं। पंजाब उड़ता पंजाब था, उड़ता पंजाब है और उड़ता पंजाब रहेगा। ड्रग्स के मामले कितने बढ़े हैं, बच्चों में अपराध कितना बढ़ा है, इसके आंकड़े भी हमने नहीं रिलीज किए हैं, ये एनसीआरबी ने ही डेटा किया है। इन लोगों को जानना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में मैं भुवन भाई को कह रहा हूँ कि आपके साथ दिल्ली के बारे में बाकी बारे में बोलेंगे, लेकिन भुवन जी की सरकार यहाँ रही है, हम लोगों के आज बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी हैं वो। भुवन जी आज आपको हर्ष का विषय होना चाहिए और आपको एक शाबाशी देनी चाहिए सरकार को। पूरे देश में 378 दंगे के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें एक दंगा जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ है। ये शाबाशी का विषय। ठीक है, वेदभूषण जी आपके पास आना चाहेंगे। अश्विनी शाही जी का संपर्क टूट गया हमसे। जिस तरह की मैं हूँ अभी। अच्छा, आपकी आवाज चली गई थी इसलिए मुझे लगा आप कट गया। जी बताइए। जी, तो भुवन जी यहाँ पर जो है ये देखना होगा कि माननीय योगी जी, क्योंकि अभी जब आप लोगों ने चुनाव के दौरान जितनी गलतफहमियां फैलानी थी जनता के बीच में फैलाने की कोशिश की कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। पश्चिम की मैं बात कर रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, कि जहां पर अपराध का रुकना भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद का विषय रहा। वहां पर लोग कहते थे कि शाम को 4 बजे के बाद आप अपनी माँ बहन बेटी निकल सकते थे, क्योंकि राज्य में वो संभव हो सका कि समाजवादी पार्टी को तो गुंडा पार्टी की संख्या मिल चुकी थी। आज तरीके से एनसीआरबी का आज से 2-3 महीने पहले की बात करें, यही हमारे भाई लोग रविंद्र जी और कहते थे एनसीआरबी क्या कह रहे हैं, ये होगा, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा कब का आया था ये भी देखने वाली बात है। वहां पर भरोसा था और यहाँ पर भरोसा नहीं है। कि मैं भुवन जी बहुत वरिष्ठ और अच्छे प्रवक्ता है, आप कम से कम साधुवाद दीजिए। आपके कई कामों को आपके साथ बैठकर मैंने कहा है कि पार्टी सरकार में ये काम हुए हैं, तो आपको मानने की क्या बुराई है। आप योगी जी की बड़ाई नहीं कर सकते कि अच्छे मतलब एक बेहतर तरीके। भुवन जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जी भुवन जी, कम से कम वो कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा काम किया है आपकी सरकार ने तो वो तारीफ कर देते हैं, अगर उनकी पार्टी ने भी कोई अच्छा काम किया तो आप भी तारीफ कर दिया करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सत्ता में कैसे आए। 2022 में 80-20 का नारा किसने दिया। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की मान जनता को बांटने का काम इन्होंने किया है। और रही बात इनके शासन को, हमने पहले के भी शासन को देखा, अब के शासन को भी हम देख रहे हैं। पहले के शासन को अभी लोग भूले नहीं है कि फार की धार एक गृह राज्य मंत्री का बेटा सत्ता के नशे में लोगों पर, किसानों पर चढ़ा देता है और किसानों की हत्या हो जाती है। और अभी उनके पिताजी जो इतिहास रचने का काम करते हैं और किसानों के लिए, मैं राकेश टिकैत जी एक साधारण किसानों के नेता है, एक बिरादरी को जैसे बिलोंग करते हैं और किसानों के उनका लंबा परिवार का एक इतिहास है लड़ने का। उनको कहते हैं कि 2 कौड़ी का व्यक्ति। निश्चित तौर पे ये बताने को काफी है कि इनकी भाषा शैली कैसी है और लोगों के, किसानों के लिए इनके मन में कितना दर्द है ये लोग पहले से जानते हैं। ये किसानों के कितने हितैषी है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ वो भी अपराध था। एक किसानों को एक सत्ता के नशे में अगर सरेआम अगर एक आप हत्या कर देते हैं तो निश्चित तौर पे प्रदेश और देश में एक संदेश जाता है। जिन किसानों को हम जय जवान जय किसान और का नारा देके हमारे देश में हमेशा नहीं, जिस बात को आपने कहा कि भाषा शैली बहुत खराब है, भाषा शैली को लेकर तो सदन में पूरी की पूरी डिटेल्स दी गई है, रोक लगा दी गई है ऐसे शब्दों पर। अब तो ना वो बोल सकते ना आप बोल सकते हैं। देखिए निश्चित तौर पे इसमें वो शब्द है जब निश्चित तौर पे इन्हें जुमलेबाज कहा जाता है, इससे बैन लग गया क्योंकि इनको लगातार जो इन्होंने वादे करे थे उन्होंने बाद में खुद ही कहा जी हम जुमलेबाज है। इस शब्द पे बैन लगा दिया इन्होंने। ठीक है, लोकतंत्र की जितनी हत्या ये कर सकते हैं करें, संविधान की जितनी कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। ठीक है, वेदभूषण जी आपसे एक बात समझना चाहेंगे। जो नीतीश चौरसिया कहना चाह रहे थे कि जब दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है तो आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, ये पेच थोड़ा समझा दीजिए। देखिए रविंदर जी, एनसीआरबी का काम होता तमाम हिंदुस्तान के स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से डाटा इकट्ठा कर नेशन को बताना देश में क्या स्थिति है। यूपी के क्राइम को आप दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते, केरल के क्राइम को आप बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते। ग्रेटर नोएडा में जो क्राइम हो रहा है, जो आपके यूपी के अंदर हो रहा है, उसको आप इलाहाबाद के क्राइम से कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली की स्थिति बिल्कुल इससे अलग है। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ वर्ल्ड के हर कोने से तमाम की एम्बेसीज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर ऑपरेट करती हैं। उसके अलावा लाखों आदमी की डेली आमदोरफ्त है।
कितना बड़ा क्राइम का एक वो समीकरण यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। शायद ये इसका डाटा अभी एनसीआरबी के पास अवेलेबल नहीं है। अभी मैं नीतीश चौरसिया जी की बात का जवाब देता हूँ। अब मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं ये आपको बताऊं कि जो शराब की नीति दिल्ली के अंदर लाई गई, उसमें उम्र जो है 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई। नवयुवक युवती, अभी आपने सोनाली फोगाट का मामला देखा होगा, वो भी ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला था, अपराध का एक कारण बना। उसके अलावा जो शराब परोसने का टाइम था दिल्ली के अंदर 11 बजे तक था। अब आपने मेहरबानी करके गैंगस्टर को छोड़ दिया कि 3 बजे तक शराब पियो, खूब धूम धड़ाका करो। लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज लोगों ने खड़ा किया। जिस गति से ये आए थे, जिस रफ्तार से ये आए थे आम आदमी पार्टी, इन्होंने तमाम कोशिश की कि दिल्ली पुलिस उनके कब्जे में आ जाए तो सारी चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया। जबकि उल्टा रहा इसका जो है। इनके एक बहुत बड़े मंत्री 3 महीने से जेल के अंदर है। 40 एमएलए जी दूसरों पर तोहमत लगा रहे हैं। 40 एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केस है। नहीं, आपने तो हमारे सवाल का जवाब जो नहीं दिया। लॉ मिनिस्टर थे जिनकी वेदभूषण जी, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं। तो हमने जो मूल सवाल पूछा वो पूछा। नीतीश ने एक बात कही कि दिल्ली पुलिस अगर केंद्र सरकार के हाथ में है तो आम आदमी पार्टी को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल नहीं ठहराया जा रहा। पुलिस बिल्कुल अपना बखूबी काम कर रही है कि अभी आज ही एनआईए को आदेश दिए गए, जितने गैंगस्टर हरियाणा यूपी में है, तमाम एनआईए उनको एलिमिनेट करने के लिए, यूएपीए लगाने के लिए तत्पर है। सरकार बिल्कुल अपना काम कर रही है, परंतु आम आदमी पार्टी का हमेशा निशाना रहता है कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर आ जाए तो हम करिश्मा दिखा देंगे। ये तो शीला दीक्षित भी चाहती थी ना, करिश्मा पंजाब कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित चाहती थी। अगर आपको याद होगा, शीला दीक्षित ने डिमांड की चाहते थे, सभी इसको अपना बहू बना के रखना चाहते। कोई भी सरकार आए, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी आम आदमी पार्टी, सभी इसको अपने बहू के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि पावर सत्ता सबको तो हम क्या ये माने, आप ये कहना चाहते हैं कि जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में पुलिस अगर सत्ताधारी दल के अंडर में आती है, सरकार के अंडर में आती, तो वो बहू बना के रखती है पुलिस को अपना? बिल्कुल, उसको बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। कौन से स्टेट में बताइए कहाँ पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता? और करना भी चाहिए। यदि वो सत्ता के अंदर बैठे हैं, यदि अपनी नीतियों को लागू नहीं करा पाएंगे तो फिर किस लिए वो सरकारें बनी है, किस लिए सीएम बने हुए? उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम गृह डिपार्टमेंट, तमाम जो कानून की स्थिति है वो बखूबी रहे। अभी आप यूपी का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने किस तरह खौफ पैदा किया, कानून को कंट्रोल में किया, चाहे बुलडोजर के लाते किया, चाहे उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात करी। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ, इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस का इस्तेमाल कैसे करेगी। क्राइम बढ़ता है तो भी सरकार की जिम्मेदारी, क्राइम घटता है तो भी सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन जिसके अंडर में पुलिस है, भुवन भास्कर जोशी जी, अब तो आपको सहमत होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही वेदभूषण जी ने, साफ साफ कहा कि जिसके हाथ में पावर है उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद हम सवाल अश्विनी जी से भी लेंगे। लगातार पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, जब से इनकी योगी 2 की सरकार आई है, आप देखिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल फेलियर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसके आपके चैनल के माध्यम से, आप ये देखिए, चाहे इनका जो अपना मैं जैसे आप लल्लू मॉल की जो इनकी घटना घटी, उसके अलावा आप देखिए कानपुर की जो घटना घटी, जो लगातार इनका जो इंटेलिजेंस है वो भी लगातार फेल हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और चंदौली में आप देखिए कौन हत्या करता है, जो पुलिस का अधिकारी है या पुलिस का जो इंस्पेक्टर है, वो वहाँ पर 2 बहनों की, एक की हत्या हो जाती है, एक घायल हो जाती है। निश्चित तौर पे अभी हमने देखा मोदी नगर में एक स्कूल प्रशासन की लापरवाही से एक बच्चा मर जाता है और एसडीएम साहिबा हड़काने का काम करती है पीड़ित पक्ष के बच्चे को स्कूल प्रशासन के दबाव में। निश्चित तौर पे ये पूरा देश और प्रदेश इस विषय को समझ रहा है और निश्चित तौर पर उस लड़ाई को लड़ने का काम आदरणीय हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता के रूप में सड़क से लेकर सदन तक करेंगे और कर रहे हैं। ठीक, अश्विनी शाही जी, 2-3 आंकड़े तो गिनाई दिए उन्होंने, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? और दूसरी तरफ कभी कभी इस तरह की स्थिति बन जाती है जब किसी अपराध को सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगता है, इसको लेकर भी जानना चाहिए। रविंद्र जी, देखिए, मैं 1-5 के सभी बातों का जवाब दूंगा और अभी वेदभूषण जी ने जो कहा कि वहाँ की सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, उसका भी जवाब उसमें आएगा उससे आगे बढ़कर। मेरे पास आंकड़े अगस्त 15 के हैं, अगस्त 15 से लेके और नवंबर दिसंबर तक। ठीक, लेकिन मैं अगस्त का एक पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ 1 महीने का आंकड़ा कई महीना उठा के नवंबर दिसंबर भी पढ़ देता हूँ। 18 अगस्त 2014 को बागपत के एक लाख के इनामी बदमाश ने विपक्षी पप्पू की पुलिस कस्टडी में गोलियां बरसाकर हत्या की। ये अगस्त की बात है। मैं आ जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ
और जनवरी में आ जाता हूँ। 11 जनवरी 15 को मोतीपुरम में बैंक से कैश वैन लूटी गई, राहुल खट्टा गैंग शामिल। 4 जनवरी को सहारनपुर रोड पर राघव ज्वेलर्स के यहाँ पॉपी गैंग ने 1 करोड़ ज्यादा, गैंग का नाम ले रहा हूँ मैं, कच्ची डाली। उसके बाद 9 फरवरी 15 मेरठ में दौराला क्षेत्र में 16 लाख की लूट। 24 जनवरी भावनपुर के बिजली घर पर धावा बोलकर 50 लाख का लूट। 16 फरवरी मुजफ्फरनगर स्थित कोर्ट में विक्की त्यागो को गोली से भून दिया गया। ये मैं 4-5 मैंने गिनाया है। अब मैंने ये क्यों गिनाया है, ये सवाल उठना होगा, मतलब ये तो अपराध है, कोई बात नहीं, लेकिन उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गैंग होते थे प्रमुख, राहुल खट्टा गैंग, प्रमोद कुमार गैंग, सुंदर भाटी गैंग, अनिल दुजाना गैंग, योगेश भदौड़ा गैंग, उधम सिंह गैंग, मिर्ची गैंग और मिठल गैंग। ये गैंग कहाँ है? ये है योगी सरकार की। ये सारे या तो जेल में है या देश छोड़ दिया है या मार दिए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश की जेल है, पहली बार पूरे देश में तख्ती लेकर अभी जी ये अपराधी दिखे, मुझे पकड़ लो, बंद कर लो, मैंने ये अपराध किया है। इस तरीके का सीन कहीं भी नहीं दिखा था। ये अच्छे अपराध की बात है। इसके आगे थोड़ी मैं और गिनाना चाहता हूँ कि 1,12,800 लोगों को सजा दिलवाकर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश तैयार। 4,43,304 लोगों को पकड़ने के बाद जेल में भेजा गया है। वास्को एक्ट में 21वां स्थान है। आज ओवरऑल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं बहुत आंकड़े हैं मेरे पास, लेकिन मैं गिनाने में पूरा में निकल जाएगा। मैं वो कह रहा हूं जो भूषण जी ने कहा, सरकारों का हाथ होता है। तो गैंग आज कहाँ है जो इन लोगों के छत्र छाया में पनपते थे, जो अपराध करते थे? आज किसी गैंग का नाम नहीं सुनाई देता है। अतीक अहमद के घर पर अगर बुलडोजर चलता है, मुख्तार अंसारी के घर पर बुलडोजर चलता है, तो छाती किसकी पड़ती है? अखिलेश यादव की और पार्टी के लोगों की। आपकी बातों का जवाब दिया अश्विनी जी ने। मैं तो इनसे कह रहा हूँ, डॉक्टर पटेल जो है इनके कैंडिडेट थे, हमारे कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के। मैंने इतना गिनाया और ऑन रिकॉर्ड वो कह रहे कि एक माफिया ने मुझे। नहीं, अश्विनी शाही तो ये भी कह रहे कि पार्टी तक में जगह दे दी जाती थी माफियाओं को। मैं कह तो रहा हूँ, क्रिकेट से बल्ला खेलते हुए कौन दिखाई दे रहा है? किनके शासन में दिखाई दे रहा है? योगी सरकार में दिखाई दे रहा है। धनंजय सिंह जी क्रिकेट का बल्ला खेल के योगी सरकार को बता रहे हैं कि आपकी क्या ताकत है, वो दिखा रहे हैं। अभय सिंह किसके विधायक हैं? अतीक अहमद किसके साथ थे? मुख्तार अंसारी किसके साथ थे? ये बड़े लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ, छोटे लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं तो अश्विनी भाई इसका कहना चाह रहा हूँ, आपका कैंडिडेट कह रहा है, शिकायत आपका कैंडिडेट कह रहा है कि आपके माफिया राज में चुनाव मुझे हरा दिया। मैं नहीं कह रहा। डॉक्टर पटेल आपके बनारस के एमएलसी के कैंडिडेट थे, वो कह रहे चैनल में, चैनल मेरे साथ थे, वो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा कि आप चुनाव क्यों हार गए, उन्होंने कहा एक माफिया ने मुझे। भुवन जी, सवाल यहाँ ये भी उठता है ना, भुवन जी, सवाल ये भी उठता है कि 1-2 अगर चीजें गिना देते हैं अपराध की, तो उससे क्या सारे आंकड़ों पे असर पड़ जाएगा? अभी आप देखिए कितनी सांसें थी, नोएडा वाले प्रकरण में फूल गई थी। आप ये देखिए ना, 3 दिन तक उनको भागना पड़ा। निश्चित तौर पे 3 दिन आंख में चोली खेलती रही। निश्चित तौर पे ये स्थिति बताने को काफी है, और की स्थिति यूपी की क्या चल रही है करके जवाब नहीं है। तारीफ कर दीजिए अश्विनी जी, तारीफ सुनना चाह रहे हैं। कर रहा जवाब नहीं। वो ये कह रहे हैं दंगे रुक गए, माफियाओं पर लगाम लग गई, बुलडोजर चल गए, एनकाउंटर्स हो गए, अपराध रुक गए। महिलाएं खुद कहती हैं कि जिन गलियों से हम गुजरते थे डर लगता था, वहां अब नहीं डर लगता हमको। तो इन चीजों से इनकार किया जा सकता है क्या? देखिए, मैं बता तो रहा हूँ ना, 15% जो है अपराध बढ़ गए महिलाओं के। और कस्टोडियल डेथ को उठा के दीजिए, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पे है यूपी। कस्टोडियल डेथ को उठा के देखिए, कस्टोडियल डेथ में आप नंबर 1 पे है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं में अपराध बढ़ गया। आप देखिए स्थिति क्या है पूरे प्रदेश की। नितेश जी, निश्चित तौर पर आंकड़ों की जो नितेश जी से भी समझ लेते हैं, जनता पार्टी का कोई सवाल उनके भी निकल आए, शायद अश्विनी शाही से पूछ लें। नितेश चौरसिया जी, एक ख्वाब लेकर बढ़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का, एक मुहिम भी चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिल्ली से ध्यान हट गया? देखिए, दिल्ली तो हमारे दिल में है और हमेशा रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात किसी प्रकार की ख्वाब की, तो देखिए हमें देश को 1 नंबर बनाने का ख्वाब है। ये ख्वाब मुझे लगता है आप भी पालते होंगे, मैं भी पालता हूँ, देश का हर एक नागरिक पालता होगा, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है।
आप भी इस बात से सहमत होते होंगे। और यहाँ बैठे पैनलिस्ट भी सारे चाहते होंगे कि देश जो है दुनिया का भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बने हर चीज में। अब उसकी परिभाषा किसी की, कोई अपने दोस्तों को आगे बढ़ा के कर रहा है, कोई देश को बेच के आगे कर रहा है, किसी ने अपने आप को भ्रष्टाचार में विलिप्त करके कर रखा है। नहीं तो दिल्ली पुलिस से एक अपील कर ली जाती है कि भाई महिलाओं के प्रति जहाँ जहाँ अपराध हो रहे हैं, किस तरह के कदम आम आदमी पार्टी ने उठाए, ये बता दीजिए जी। दिल्ली पुलिस से इस मामले में कितनी कंप्लेंट की गई कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, उसमें दिल्ली पुलिस के साथ कोई तालमेल बैठाने की कोशिश की गई हो, ऐसा कुछ किया गया के साथ? पूरे भारत में बहुत सारी, आपने महिला आयोग की चेयरपर्सन देखी होगी, दिल्ली की महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल को देखिएगा, वो महिलाओं के प्रति इतनी सक्रिय रहती हैं। एक छोटी सी छोटी घटना पे भी दिल्ली पुलिस से ताल मिला के बराबर पूरी संवैधानिक अधिकारियों के साथ उसके अधिकार के लिए लड़ती हैं। और जब जरूरत पड़ती है, वो चाहे सड़क पे, चाहे सदन पे, चाहे थाने में, चाहे पीड़िता के घर, और अलग अलग तरीके से तो मतलब इन आंकड़ों की जिम्मेदारी आप न्याय दिलाने का अधिकार, जो अपराध बढ़ रहा है और दिल्ली महिला आयोग ये जो अपराध बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेना चाहेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो ये एक ऐसी दिल्ली हाईटेक हो जाती है, उससे क्या फायदा? ऐसे मैंने आपको उदाहरण बता रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण तो लीजिए मुझसे, और भी बहुत सारे हमने सीसीटीवी उदाहरण तो अश्विनी जी भी दे रहे थे ना, वो भवन जी मान ही नहीं रहे। जिसकी सेंट्रलाइज कस्टोडियल दिल्ली पुलिस के पास भी है, उसको देख के वो क्राइम को कैसे उसके अंत तक पहुंच सकते हैं, उसमें मदद लेते हैं, जिसकी एक रिपोर्ट भी आपके सामने है। कोई हवाबाजी बातें नहीं है। ठीक है वेदभूषण जी, आपसे ठीक है वेदभूषण जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, इस तरह से हम ये कह दें कि फला व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्या तालमेल रहता है ऐसे मौकों पर? अगर पुलिस, रविंदर जी, आप भी मीडिया से जुड़े हुए पुराने पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं किस तरह दिल्ली के अंदर माहौल बना हुआ है। पुलिस के साथ में इन्होंने 36 का आंकड़ा कर रखा है। जब से पार्टी बनी, अन्ना हजारे धरने पे बैठे हैं, आप पुरानी चीजें निकाल के देखें। इनका केवल और केवल पर्पज था कि दिल्ली पुलिस को लेट डाउन करना, 26 जनवरी की परेड नहीं निकलने देना, हंगामा करना, दिल्ली के हर एमपी, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, तमाम को घेर कर हंगामा करना, केवल ये इनका पर्पज था। अब तो अन्ना हजारे जो अन्नदाता थे, जो आम आदमी पार्टी के सृजनकारी थे, रचयिता थे, उन्होंने, लेकिन दाग भी तो कई लगते हैं ना, दिल्ली पुलिस पर दाग भी तो कई लगे। दाग तो लगाने वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हैं ना। छोटी दिल्ली तो है नहीं, कितने करोड़ों लोगों को दिल्ली पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, हंगामा करना है। अब आप सड़क पर जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, सीबीआई के कार्यालय पर आप बताइए ना कि आप इसमें नाकाम साबित हुए। आपने आपकी नाकामियां आप अपने मुख से बोल रहे हैं। उठ चुका है। दिल्ली पुलिस आपसे नहीं समझ रही है, बात स्वीकारिए। आप इंडायरेक्ट तरीके से क्यों बात बोल रहे हैं? नीतीश जी, हम चाहते हैं हम दोनों मिलकर कमियां दूर करें। आप इस बात को एडमिट तो करिए कम से कम। 14 साल दिल्ली शहर में, हिंदुस्तान में आप बैठ के सरकार में होने के बाद उसकी कमियां बैठ के क्या तमाशा बना रखा है आपने? आपका काम कमियां दूर करना, ना कि कमियां गिराना है। वेदभूषण जी, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अगर तालमेल बिठाए तो कर सकते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं दिल्ली पुलिस हम चला लेंगे, हमें दे दीजिए। 36 का आंकड़ा, हर जगह दिल्ली पुलिस के लिए कांटे बिछाने पे लगे रहते हैं, हर फाइल पर बैठ जाते हैं। प्रोसिक्यूशन भाई आपकी नाकामी आप बताइए, बार बार आप नाकाम साबित हो रहे हैं, इसलिए आप बात एडमिट करिए, बोलिए कि हम नाकाम हो दिल्ली पुलिस को संभालने में, मैनेज करने में। हम तो नहीं समझती दिल्ली के क्राइम। नहीं तो आप ये तो बताइए कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं नीतीश जी। वेदभूषण जी, एक मिनट। तड़ी पा रहे हैं जिन पे इतने केस, हमको खुद ही फुर्सत मिलती, उनको सरकार तोड़ने जोड़ने में फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या करेंगे दिल्ली की जनता के लिए? इतना चिंतित क्या है? ठीक है, एक मिनट नीतीश जी, एक मिनट नीतीश जी, वेदभूषण जी एक मिनट रुकिए। नीतीश जी, आपके मंत्री जरूर, वेदभूषण जी एक मिनट, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी। वेद जी, देखिए हमारे रितेश भाई, चलिए आप दिल्ली पुलिस पर तो आप इल्जाम लगाना है, आप लगाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन वेदभूषण जी ने एक चीज कहा था कि जो शराब, उसमें 3 बजे तक शराब पिला रहे हैं, वहां से निकलकर अपराध भी हो रहे हैं, इसको उसमें नहीं है। कैमरे आपके जो है 40% भी नहीं काम कर रहे हैं, ये बहुत कई बार खोजा गया और बहुत मीडिया रिपोर्ट आई है, उस पर मत जाइए। पंजाब में आपकी पूरी सरकार चल रही है और बहुत बढ़िया चल रहा है। वहां के डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं, रविंद्र जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि महीने में औसतन 50 हत्याएं हो रही हैं, ये डीजीपी साहब कह रहे हैं। वहां पर
आज जो है महिलाओं पर, अभी एनसीआरबी के आंकड़े में 17% अपराध महिलाओं पर बढ़े हैं। का जवाब कौन देगा? ये एक सुन लीजिए, 21 दिन में, अभी पिछले 21 दिन की मैं बात बता रहा हूं, 19 हत्याएं हुई हैं। ठीक। ये पंजाब में हो रहा है। तो अगर आपकी सरकार है, मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं, आप डीजीपी का बयान दे रहा हूं और आपके जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो दे रहा हूं। इसका जिम्मेदार कौन है? वो माननीय प्रधानमंत्री जी है या जो है माननीय राष्ट्रपति जी है? ये बता दीजिए। ठीक है, नीतीश से जवाब दीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता है पिछले कितने सालों के आंकड़े, कितने महीनों के आंकड़े लेके बैठे हैं। मैं बता देता हूँ, मैं पिछले जब से 4 महीने में सरकार चल रही है पंजाब की, मैं आपको बता दूं कि जितने भी घटनाएं घटी हैं, आप अंततः उसका परिणाम देखेंगे। जल्द से जल्द अपराधी को उसको उसकी जगह तक पहुंचाने का काम किया गया है। अभी तक जो नेक्सस बना के बैठे हुए थे, जो राजनीतिक षड्यंत्र में सब चीजें काम चल रही थी, अपराध चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं रोक नहीं, नेक्सस कौन लोग बनाए बैठे था? किस तरह के नेक्सस की बात पंजाब सरकार ने करा है? नीतीश जी वो नेक्सस पर थोड़ा सा प्रकाश भी डाल दीजिए। वैकेंसियां, बहुत सारे संसाधन हम ऐसे बढ़ा रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सब घटनाएं लगातार कम होती जाएंगी। और मैं फिर से आग्रह करता हूँ, देखिए घटना बढ़ी है अगर, तो मैं आपको एक भरोसा देता हूँ, हमें थोड़ा समय दीजिए। दिल्ली पुलिस को क्या सुदृढ़ करेंगे नहीं, और आने वाले समय में आप देखेंगे पंजाब को, रंगला पंजाब आपको एक उदाहरण पेश करेंगे, जो आप देख के आपके लिए एक और उदाहरण होगा दिल्ली की तरह पंजाब। नीतीश जी, तो क्या आप ऐसा कुछ करने वाले हैं कि पंजाब पुलिस को दिल्ली ले आएंगे? मैंने कहा कि पंजाब को हम एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कैसे दिल्ली को मैनेज कर। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक पूर्व आईएएस साहब भी कह रहे थे कि बहू होती है पुलिस उस राज्य की, माफ करिएगा, बहू नहीं होती है। वो एक जरूरी, एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी एक संस्था है जिसको आप अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसको बहू के तरतम में बोलिए अच्छा नहीं लगता। उनकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको बने रहने के साथ साथ उनकी सुरक्षा के साथ साथ जनता की सुरक्षा करने का उनका जो दायित्व है उसको पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध रहेगी। वेदभूषण जी, जब मामले आते हैं अपराध को अगर सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ दिया जाए तो इसको कैसे डील किया जाता है? क्योंकि राजनीतिकरण जब हो जाता है किसी चीज का, किसी अपराध का, इस तरह की भी घटनाएं कई सामने आई हैं और दिल्ली में अगर इस तरह की घटना सामने आ गई तो फिर कैसे निपटा जाएगा? दोबारा एक बार सवाल बताएंगे रविंद्र जी? कई अपराध ऐसे होते हैं, जैसे अब झारखंड का एक एग्जाम्पल ले लें, किसी अपराध को सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ दिया जाए, पुलिस कैसे निपटेगी? ये तो उसमें आग में घी लगाने का काम करते हैं। किसान आंदोलन आपने देखा किस तरह से घी में आग लगाई, उनको बिजली पानी बॉर्डर पर मुहैया कराया गया। एनआरसी सीए दंगे हुए, वहाँ पर कौन नेता जाके उनकी वहाँ पर बैठता था, मंचों पर कौन बैठा था, कौन उनको सपोर्ट करता था? तो ऐसे कहने का मतलब कि आपने धरना बैठाया किस लिए था? फिर अगर एक साल लगाने का काम करते हैं, मिट्टी का तेल और भाई आपने बैठाया क्यों फिर उनको 1 साल तक करने पे? में रहते हैं जहांगीरपुरी का आपने 1 साल तक उन्हें घर में बैठाया क्यों? पहले ये बताइए, अपने कंफ्यूजन को खुद ही दूर करिए। तो ये तो कोशिश करते या तो आपके प्रधानमंत्री की ट्यूबलाइट है, दिल्ली जल्द, हमारे प्रधानमंत्री जी को 1 साल बाद समझ में आता है कि भाई साहब ये संविधान कुछ गलतियां। नीतीश जी बोल लेने दीजिए, नीतीश जी आपके पास भी आएंगे। टीकरा फोड़ते रहे, दिल्ली पुलिस के ऊपर टीकरा फोड़ते रहे, ये इनकी पुरानी आदत है। आग लगाने के लिए हमेशा तैयार बैठे कि दिल्ली में आग लगे और ये तालियां बजाते हैं इस बात को। नहीं तो आपको लगता है कि कोई मदद नहीं मिली? जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जितना इंतजाम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, कोई मदद नहीं मिली दिल्ली पुलिस को? कभी उनसे मांगो, आप दिल्ली आए, कभी सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट मांगिए, आपको पता लग जाएगा। वेदभूषण जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सरकार ने जो प्रयास किए हैं अपराध को रोकने के लिए, महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए, उससे कोई दिल्ली पुलिस को आज तक मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली। अभी दिल्ली के अंदर एक महिला ने 3 मुकदमे रेप के दर्ज कराए, कल ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में क्राइम रिपोर्ट करना बहुत आसान है। यूपी में मुझे पता है कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, मुझे पता है यूपी में मुकदमा दर्ज कराना, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर कितना मुश्किल है। दिल्ली में 100 नंबर कॉल करो, मुकदमा दर्ज होता है। उस महिला ने 3 मुकदमे रेप के विभिन्न थानों में दर्ज करा दिए। जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि तीनों मुकदमे ही झूठे हैं और उस लेडी को अरेस्ट करा गया। ये इसमें इस तरह के तत्व भी इन्वॉल्व है कि जो फॉल्स केसेस रजिस्टर करा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे कारण है। टीवी पर बैठकर हम केवल 1 घंटे की डिबेट में ये डिस्कस करके किसी निष्कर्ष नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि इसके पीछे बहुत सारे नहीं। हम तो इसलिए डिस्कस करते हैं, हम इसलिए समझने की कोशिश करते हैं क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, हम हाईटेक होते जा रहे हैं, लेकिन हम राजनीति करते रहते हैं आंकड़ों को लेकर।
हम कहते हैं कि आपके प्रदेश में अपराध ज्यादा है, देखिए हमारे प्रदेश में कम। आपने तो पहले ही कहा कि यूपी और दिल्ली की तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफिक हालात ठीक है अश्विनी जी, ये तो सवाल आपसे बनता है कि हम ऐसी तुलना जो करते हैं, ये तुलना क्या करने की जरूरत पड़ जाती है? हर राज्य का अपना एक स्तर होता है, उसकी अपनी पुलिस होती है, उसका अलग तरह का माहौल होता है, और अगर किसी आंकड़े की तुलना किसी दूसरे राज्य से कर दी जाए तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्यों इसका राजनीतिकरण किया जाता है? आवाज की बात कर रहे जी, म्यूट थे आप। जो अभी डेमोग्राफी की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, ठीक, विश्व का 7वां 8वां देश हो सकता है, इतना बड़ा है। तो इसमें जो अपराध होते हैं बाकी लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आता है एक इच्छा शक्ति की बात। कोई भी अपराध हो, चाहे वो विरोधी दल का वो कर रहा हो या हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कर रहा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए। ये हो गया एक। नहीं तो उसी का तो एग्जाम्पल दे रहे थे। मैं अब एक लाइन और भुवन भास्कर जोशी कह रहे थे कि आपके जो एक माफिया की जब आप बात कर रहे थे, क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे, उसी की बात कर रहे थे वो। मैं 1 मिनट में पूरा कर लूं। आपने सांप्रदायिकता की बात की, जो झारखंड में हुआ है, झारखंड के मुख्यमंत्री उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने बचाने की कोशिश की। आज दिल्ली में जो एक अपराधी बंद है, जिसको हाईकोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, वो मंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। ये लोग सह देते हैं, ये लोग उसको ये नहीं कि तुरंत हटा के किनारे कीजिए, उसको सह देते हैं। ये चीजें होती हैं, इतना शक्ति है। अब आज उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है। जिसके खुद के घर रेत के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। आप पहले जाके देखिए कि आपके मंत्री, केंद्रीय मंत्री के लड़के, केंद्रीय मंत्री का जिसका FIR में नाम है, वो एक्यूज है, वो आज के डेट में मंत्री बना हुआ है और खुला घूम रहा है। अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचाने के लिए किस तरह की इन्वेस्टिगेशन में किस तरह का इंटरफेरेंस कर सकता है, यह अच्छे तरीके से आप समझते हैं। लेकिन आपको एक बार भी, कितनी अच्छी बात है कि कैसे अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक कैबिनेट मंत्री अपने पद पर बैठ के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहा होगा, उसका लड़का किसानों के ऊपर रौंदते हुए चला गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन में नहीं होगी। जमानत नहीं मिल रही है, कितनी सोचने वाली बात है। वो ये पूछना चाह रहे हैं, तो नाम है FIR में, क्यों नहीं जेल में डाल दिए, क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा दिए उसके अगले का? तो और जिस मंत्री की बात आप कर रहे हैं, वो ED ने उनको कस्टडी में रखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, ना ही ट्रायल शुरू हुआ है। तो ये कहना अभी जमानत देने से कोर्ट ने मना क्यों कर दिया? गए तो थे जमानत के लिए आप लोग जमानत के लिए गए थे। आधी अधूरी जानकारी पूरी जानकारी है, खाली होती है। 2019 के संशोधन के बाद ED जब तक चार्जशीट नहीं फाइल कर देगी, तब तक वो बाहर नहीं जा सकते। अरे फिर जानकारी तो कराया, आप ही ने तो अमेंडमेंट कराया है, आप ही के पार्टी ने सदन में अमेंडमेंट कराया है। कहाँ रहते हैं, कौन रहते हैं? खाली यही पता होता है कि मोदी जी का लेके घंटी हिलानी है उनकी। एक मंदबुद्धि ट्यूबलाइट हमारे प्रधानमंत्री जी 1 साल बाद पता चलता है कि भाई साहब ये लॉ गलत है, इसको वापस कर दो या ठीक नहीं है, इसको हटा दो। 1 साल बाद आता है जब 700-800 से अधिक जाने चली जाती हैं। इस देश का सबसे बड़ा, पहले तो कितने सारे हत्याओं, अपराध को अलग अलग चश्मे से अगर देखा जाएगा तो दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन ये समझना होगा अपराध किसी के भी प्रति हो, हर किसी की जिम्मेदारी होती है, चाहे वहां की जनता ही क्यों ना हो। आपने बात कही भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आपने ये भी कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध NCRB के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो आपके सहयोगी थे, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, रंगदारी तो 90% कम हो गई, वो ये कह रहे हैं। पहली बात तो आज तक आपके साथ मैंने बहुत सारी डिबेट करी और आप ये जानते होंगे कि मैं दूसरी पार्टियों के विषय में कोई इस तरह की चर्चा नहीं करता, और उनके बारे में राजभर जी के साहब के बारे में सब लोग जानते हैं कि सुबह वो क्या कह दे, दोपहर क्या कह दे, रात को कह दे। मैं निश्चित तौर पे इतना जरूर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ महान जनता ने हमें विपक्ष का दामोदार किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ
जिन लोगों पर भी जुल्म हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उनके आंसू पोंछने के लिए उस परिवारों से मिलने का काम लगातार माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और इस काम को हम करते रहेंगे। 30 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी हम लोग निभाते रहेंगे विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के कार्यकर्ता। लेकिन कुछ बयान हम आपको याद दिला दें, शायद वो हमेशा शर्मसार करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी का बयान याद होगा, अखिलेश जी ने जब एक पत्रकार ने पूछा था उनसे कि जिस तरह से रेप केस हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उस पर कहा था कि आपके साथ हुआ क्या। तो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं शर्मनाक हो जाते हैं, और जब आप एक अच्छे ऊंचे पद पर बैठे होते हैं तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए। लेकिन मैं आपसे इसका जरूर कहना चाहता हूँ, राजनीति शास्त्र में ये जरूर देखा जाता है कि जनता की लड़ाई को लड़ने का काम कौन कर रहा है, और निश्चित तौर पे जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कोई भी पक्ष हो और उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, हालांकि हम विपक्ष में लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, और ये जिम्मेदारी का निर्वहन हम ईमानदारी से करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता को भी आशा है कि जब भी कोई जुर्म होता है तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर लोगों के आंसू पोंछने का काम। चलिए नीतीश जी, कैसे रोकेंगे फिर अपराध, या भारतीय जनता पार्टी पे थोपते रहेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है, तो ये अपराध का आंकड़ा जो कैसे रुकेगा जो बढ़ रहा है? अपराध रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। तो इसको हम किसी एक के ऊपर नहीं करते हैं। तो हमेशा कहते हैं कि एक सिंगल टेबल पर बैठ के सारी चर्चाएं हो और एक तरफा कार्रवाई ना हो, एक दूसरे की राजनीति दिल्ली में कैसे चल रहा है हम सोचे पे पर हैं। लेकिन एलजी साहब ने हमने उनकी कंप्लेन पर आवाज उठाई, उन पे कोई बाजी नहीं, कोई जांच नहीं। अभी इस तरीके की दो तरह की कार्रवाई कैसे होती है? भाई संविधान तो दोनों की चीजों में एक ही प्रावधान रखता है। तो आप जब सत्ता में बैठे हैं तो किसी एक चीज के फेवर करने के लिए दूसरे, एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार था, हमने कितनी सारी आवाज उठाई, आज तक एक भी मजाल है किसी एक चीज जिस पर। ठीक अश्विनी जी, ये बातें बहुत उठती रही और अब भी उठ रही हैं कि जब विरोधी दल पर कार्रवाई करने की बात आती है तो बहुत तेजी दिखाई जाती है, उपराज्यपाल भी बहुत तेजी दिखाते हैं, लेकिन वही बात जब विपक्षी दल पहुंचते हैं वहां पर तो उनकी सुनवाई तक नहीं होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सीधी सी बात है, आरोप लगाने का काम इन लोगों का है और ये आरोप लगाते ही रहेंगे कभी, क्योंकि संतुष्टि नहीं होती है। हम तो भ्रम फैला रहे हैं भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूँ, नीतीश जी आ रहे हैं आपको। अरे जो भगवान राम के नहीं हुए वो किसी के क्या होंगे जिन्होंने भगवान। ठीक है, कम से कम उन्हें बात रखने का मौका दें। नीतीश जी, बात रखने का तो मौका दें। नीतीश जी, एक गरिमा आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। आम आदमी पार्टी के लोग सभी लोग बौखला गए हैं एकदम से। थोड़ा धीरज रखिए, गरिमा बनाइए। हम बच्चों की कसम खा के झूठ थोड़े बोलेंगे। एक गंगा मैया की कसम खा के पूरा, अरे भाई बच्चों की कसम गंगा मैया का जो भगवान राम के नाम पे साला करोड़ों रुपए लूट गए, और उसके वो एग्जाम्पल देंगे दूसरे की बात। बच्चों की कसम मैंने नहीं खाया था, आपके नेता ने खाया था। थोड़ा धीरज रखिए नीतीश जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। एडीआर एक अपने यहाँ संस्था है जिसकी रिपोर्ट ये लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। 62 विधायक इनके हैं दिल्ली में, उसमें 37 ने ये हलफनामा दिया है कि हमारे खिलाफ आपराधिक मामले हैं। और उस मामले में क्या क्या है, तभी इंटरेस्टिंग वो है, महिलाओं के प्रति अपराध, हत्या, बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं इन लोगों पर 35 पर उन लोगों ने दिया है हलफनामा। और हम पंजाब चलते हैं, पंजाब में इनके 92 विधायक। लेकिन मेरी एक सवाल का और जवाब देना पड़ेगा आपको। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, सुन लेते हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके पास मेरा एक सवाल है। बौखला गए। एडीआर की रिपोर्ट पे ही मेरा एक सवाल है। बौखला गए। एडीआर की रिपोर्ट ये भी कहती है कि सदन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, करप्ट, बलात्कारी, हत्यारे, इस तरह के जितने बड़े अपराधी हैं वो आज की डेट में सदन में बैठे हुए और वो सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब उन्हें बोलने दीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लें नीतीश जी, जवाब तो ले लें। अश्विनी दे तो रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अश्विनी। 92 में 52 लोगों ने हलफनामा दायर किया है कि हमारे खिलाफ गंभीर मामलों में अपराध दर्ज है। ये पंजाब का मैंने कहा। आप नीतीश जी की जवाब एक लाइन में, ठीक है, आपके नजर में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधी हैं, तो क्या आपको अपराध का लाइसेंस मिल जाता है क्या कि हम अगर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हम भी करेंगे? ये कौन सी बात है भाई? आप तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसे इतने लोग हैं? नहीं, ये करे ना,
इनके खिलाफ जो है तो वो कर ले। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी अपराधी पार्टी है, तो आपको लाइसेंस मिलता है क्या उसका? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए फिर वही बात, देखिए यही तो दिक्कत है, जब बात अपने पे आती है तो कैसे देखिए, तो मुंह कैसे पीछे कर लिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या एडीआर की रिपोर्ट में ये भी मामला है कि सदन में देश बड़े शांति और धैर्य से सुन रहा हूँ। सबसे बड़े मंदिर में सबसे ज्यादा करप्ट, भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा आरोपी, सबसे ज्यादा जो करप्शन के चार्ज, तमाम बड़े बड़े आपराधिक मामलों के चार्ज लगने उसके अधिकतर सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं या नहीं करते, इस बात को कही बताइए। अभी मैंने एडीआर की रिपोर्ट की बात कही। वो जिस एडीआर की बात आप कर रहे थे अश्विनी जी, वो उसी एडीआर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अगर हमारे यहाँ होंगे, मुकदमा चल रहा है, तो ये आम आदमी पार्टी तो एक, अरे भाई हमें जवाब तो दीजिएगा। एडीआर की रिपोर्ट में ऐसा है, आप मानते हैं? भाई मेरे पास एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें पहले बताया है। ठीक है, आप मानिए कि आपके यहाँ है इतने। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी परंपरा किसने शुरू करी है? अच्छा, तो आप उसको निभाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो परंपरा शुरू करी है, पहले इसका भुवन जी ने परंपरा शुरू की है, आपके पास क्या है? रविंद्र जी ने परंपरा शुरू की है, तो हमको निभाने का है। जब किसी एक पे सामने उंगली उठाते हैं तो ध्यान रखिएगा 3 से 4 उंगलियां पीछे को रहती है। वेदभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वेदभूषण जी, नीतीश जी, वेदभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप सामने वाले को उंगली उठा रहे हैं, जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेंगे, आपकी तरफ है। नीतीश जी, वेदभूषण जी, रविंदर जी, दोनों ने एडीआर के आंकड़े दिए हैं। एनालिसिस से जो डाटा निकल कर आया है दिल्ली का, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, 97% एक्यूज जो है लड़कियों के जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनके क्लोज एसोसिएट्स हैं। ये बिल्कुल ओपन हो चुका है। कोई बाहर का व्यक्ति कोई दूसरे स्टेट से आकर रेप नहीं करके गया। उनके रिश्तेदार 97% है। आप ताज्जुब मानेंगे, 90% नोन है, रिश्तेदार है जिन लोगों ने रेप किए, मोलेस्टेशन किए। अब मैं आता हूँ एलजी साहब के सवाल पर। एलजी साहब की बात का यदि कोई संज्ञान नहीं ले रहा, दिल्ली पुलिस संज्ञान नहीं ले रही, तो कानून में 156(3) धारा में अधिकार देता है, नीतीश जी को भी, मुझे भी अधिकार देता है कि मैं एलजी के खिलाफ कोर्ट में यदि मेरे पास सबूत है तो जाकर पेश करके उनके खिलाफ एफआईआर कराऊं। नहीं, सबसे आप ये बताइए कि दिक्कत कहाँ पे आती है, कहाँ तालमेल में दिक्कत आ जाती है, क्यों आंकड़ों में कमी नहीं आती? अभी सबूत नहीं है, ये हवाई बातें बहुत पुरानी हो चुकी है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि जब आंकड़ों की बात होती, कई बार तो पुलिस आरोपित हो जाती है। गोरखपुर वाला केस देख लीजिए आप, पुलिस पे तो एलिगेशन हमेशा लगते रहे। अभी इन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं हर एक एमएलए से। अभी तक ये ना तो ऑडियो दे पाए, ना नंबर बता पाए, ना नाम बता पाए किन लोगों ने ऑफर किए। ये पुरानी आदत है। मतलब मैं गुनाहगार, मतलब मेरे साथ घटना घटी है, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो उसके बाद भी ये साबुत नहीं माना जाएगा। कौन सा नेता ऐसा? और आप एक बात बताइए, आप एक बात, पुलिस सबूत किसको मानेगी? कह सकते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया होगा? अन्ना हजारे, नहीं, आप इस चैनल के माध्यम से बताइए, गंगा मैया कसम खा के बताइए कि भारतीय जनता पार्टी तो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती है और उसने ऐसा नहीं किया होगा। तो कम से कम जिनकी वजह से नहीं, आप अगर आप क्या आप ये कह सकते हैं? आप अन्ना हजारे को तो गाली मत दो, कम से कम जिनके, नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। अब आपके पास कुछ बचा नहीं तो अन्ना हजारे जी आ गए। अरे भाई आप बताइए कि आपने इससे पहले जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करी, आपने विधायक नहीं खरीदे, आपने महाराष्ट्र में विधायक सरकार नहीं बदली, मध्य प्रदेश में नहीं बदली, अरुणाचल में नहीं बदली, गोवा में नहीं बदली। सवाल कर लेने दीजिए हमें भी, क्या ये आपके समय बहुत कम बचा है नीतीश जी, उसको प्रमाण देने की जरूरत है कि उसने क्लिक की है कि नहीं? नीतीश जी हवा में बातें करते हैं केवल आप लोग। ठीक है वेदभूषण जी, ठीक है। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा कि कैसे ठीक होंगी ये चीजें। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं आरोप प्रत्यारोप ही लगाती रहेंगी या तालमेल भी बैठाती नजर आएंगी? कम से कम चाहे आतंकवाद हो चाहे अपराध, ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पर कम से कम एक मत होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम अगर राष्ट्र की बात हम कर रहे हैं तो राष्ट्र की बात में अपराध को कम करने के लिए हम एक मंच पर क्यों नहीं आते एक साथ? सारे गिले शिकवे भुलाकर चीजें आसान हो जाएंगी। या अपराध होने दीजिए, मौका ढूंढिए कि एक अपराध हो तो हम सामने वाले पर आरोप लगाना शुरू कर दें और सत्ता में आ जाएं। ये चीजें रुकनी चाहिए ना। 30-30 सेकंड में आप सबके जवाब चाहेंगे। अश्विनी जी आपसे। रविंद्र जी देखिए, उत्तर बहुत प्रदेश कम शब्दों जो है, बहुत कम शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश
आज एक सशक्त नेतृत्व के हाथों में है और एक गंभीर और इच्छा शक्ति दिखाते हुए हमने उत्तर प्रदेश में अपराध कम किए हैं और आगे और कम करते जाएंगे, ये हमारा संकल्प। सहयोग भी करना। भवन जी, देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने प्रथम भाषण में विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कहा कि रचनात्मक कार्यों में हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे और जब इससे जहां टकराव होगा वहां पर हम संघर्ष करेंगे। ठीक है, नीतीश जी। मेरा मानना है कि देश को आगे ले जाने के लिए हम सबको एक सिंगल टेबल पे बैठ के एक सामूहिक एक चर्चा करके देश की जो भी समस्या है उस पर बात करनी चाहिए। और आपने देखा होगा इससे पहले हमारी पार्टी ने अन्य विषयों पे केंद्र सरकार का पूरा साथ हमें एक मंच पे आना चाहिए। वेद जी, आपसे सिर्फ 30 सेकंड में जवाब, क्योंकि आखिरी टिप्पणी आपसे हम चाहते हैं। देखिए, पुलिस के दागी लोगों को से कैसे निपटा जाएगा जो इस तरह से छवि सरकार की खराब करने की कोशिश करते हैं? कानून का राज्य स्थापित करने का यही तरीका है कि तमाम राजनीतिक पार्टी केवल ये एक्सेप्ट कर लें, अपने दिल में मान लें कि यदि हमारी पार्टी में कोई अपराधी है तो उसको तुरंत बाहर निकाला जाएगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, उसी टाइम उसको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही वेद जी। अदालत से ना आ जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हर नेता ने और IPS अधिकारी ने भी यही बात कही और हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे अपराध की बात हो। जब बात देश की आएगी, अपनों की आएगी, अपराध किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी उसका शिकार हो सकता है, तो हमें एक मंच पर आना होगा। अगर इस नियत के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो देश से अपराध घटेंगे। वो महिलाएं कोई और नहीं, वो बच्ची कोई और नहीं, वो बच्चे कोई और नहीं जिनके साथ अपराध होता है, वो हमारे ही देश के हैं और हम सबको इस पर एक साथ बैठकर सोचना होगा। फिलहाल इतना ही, जुड़ रहिए हमारे साथ।